आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि है, निबंध है जो लिखा गया है गुणाकर मूल्य जी के द्वारा। हम लेक्चर 1 में कुछ कंप्लीट कर चुके थे, अब की बार लेक्चर 2 लेकर के आ रहे हैं और जो बचा है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो जब अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गजनबी के बाद के मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चला था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसी शब्द अंकित है। देखिए इसमें वो भी हम कवर करेंगे टॉपिक जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों की लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा के 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। चलिए आगे। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों की सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अभी कई तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसी अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों में पहले इस लिपि को इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ 1037 ईस्वी में लिखा है कि अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पाताडिदकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत की किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। यह सप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक कवर कर रहे हैं और अगला वीडियो में लेक्चर 3 में और जो बचा है वो कवर करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।